हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वीज़ा नाइस की करंट अफेयर्स, जो कि हमारी जनवरी मंथ की है। तो काफ़ी टॉपिक्स हमारी कंप्लीट हो गई है। इकोनॉमी की लेसन हम लोग देख रहे थे, जिसमें काफ़ी टॉपिक्स हमारी कंप्लीट हो गई है। आज स्टार्ट करने वाले हैं सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के साथ, एंड देन यहाँ पे शुगर मिल्स देखेंगे, और फिर देख लेते हैं कौन कौन सी आर्टिकल है न्यूज़ इन शॉर्ट से, जिसमें कि बहुत सारे आर्टिकल्स है। तो छोटे छोटे न्यूज़ है बट बहुत ही काम के होते हैं, तो इसे भी हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज इकोनॉमी के लेसन हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद आपका इन्वायरमेंट का भी चल रहा है, जिसमें कि कुछ टॉपिक्स और भी बचे हुए हैं उसकी। तो स्टार्ट करने से पहले आप लोग के लिए एक छोटी सी न्यूज़ कि अगर आप लोग वीज़ा नाइस इसके टेस्ट सीरीज़ फॉर प्रीलिम्स 2022 के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी है, उस ईमेल आईडी पे आप लोग मेल करके ज्वाइन कर सकते हो। फाइन, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एक्चुअली क्यों है, तो रिसेंटली पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड है, जो कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक बिड्स को इनवाइट किए हैं अंडर 11th ACGD, इट मीन्स कि सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन बिडिंग राउंड में। तो चलिए देख लेते हैं हमें यहाँ पे क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, उससे उतना खास मतलब नहीं है। मुद्दे को समझिए कि यहाँ पे बातें क्या की जा रही है, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एक्चुअली है क्या। तो यहाँ पे आप देखो कि ऑयल रेगुलेटर जो PNGRB है, इनके द्वारा आप देखो कि बिड्स इनवाइट किए गए लोगों को और कंपनीज़ को, फर्म्स को, पार्टनरशिप को, इन सबको इनवाइट किया जाता है कि आप यहाँ पे बोली लगाइए, वो भी यहाँ पे सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में। और ये 5 जोग्राफिकल एरियाज़ में, कहाँ कहाँ पे, तो यूपी है, बिहार है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है और वेस्ट बंगाल है। इन 5 राज्यों को मिलाकर यहाँ पे 27 डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें कि इस तरीके का बोली लगाने के लिए यहाँ पे बुलाया गया है। जिस तरीके से बिड्स अगर फाइनलाइज हो जाते हैं इस राउंड में, तो 88% जो कंट्री का एरिया है ना, वो ऑथराइज्ड हो जाएगा, और यहाँ पे जो आपका सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो डेवलप हो पाएगा, और जिसके थ्रू नेचुरल गैस की जो एक्सेस है ना, वो यहाँ पे 98% तक, जितनी भी हमारी कंट्री की पॉपुलेशन है उसका 98% तक यहाँ पे नेचुरल गैस प्रोवाइड किया जाएगा। तो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क आप समझ गए कि यहाँ पे क्या होने वाला है। तो हमारी जो नेचुरल गैस है उसकी ट्रांसपोर्टेशन को लेकर उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इन 5 राज्यों में इस बार यहाँ पे बिडिंग कराई जा रही है। फाइन, अब देख लेते हैं नेटवर्क के बारे में थोड़ी डिटेल में। तो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कहने का मतलब है, अब इस नेटवर्क के बारे में देखते हैं। तो ये जो हमारा नेटवर्क है, इस नेटवर्क का मतलब होता है, यहाँ पे आप देखो कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, इट मीन्स कि ट्रांसपोर्ट करना है नेचुरल गैस का और डिस्ट्रीब्यूट करना है। नाम में ही आप लोग देख सकते हो कि सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन है, इट मीन्स कि एक तो डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, जैसे आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत सारे हैं जो पाइपलाइन है आपका महसाना भटिंडा, यहाँ पे जो कि पंजाब वाले एरिया में आपको देखने को मिलेगा, ये राजस्थान और पंजाब वाले। फिर उसके बाद यहाँ पे आपका शहदौल फुलपुर है, ये वाला आपका हो गया। फिर उसके बाद हर किसी का नाम आप लोग एक बार इसको देख लीजिए जूम करके, इतना ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाना, बट एक पता होना चाहिए, और जिस राज्य से आप बिलोंग करते हो ना, उस स्टेट के बारे में आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पे कौन सी पाइपलाइन है। ओके, तो ये जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका कहने का मतलब बस एक ही है कि नेचुरल गैस को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करना और ट्रांसपोर्ट करना है, और सप्लाई होनी चाहिए जो क्लीन तरीके की कुकिंग फ्यूल है, जैसे कि पाइप्ड नेचुरल गैस है, PNG हम लोग कहते हैं। तो PNG इज़ डिफरेंट फ्रॉम CNG, ठीक है। तो CNG में क्या होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होते हैं, और PNG में ये पाइप्ड नेचुरल गैस होते हैं, पाइप के थ्रू ये नेचुरल गैस जो है आपका पहुँचाया जाता है। साथ ही अगर हम लोग इस एक्ट के थ्रू देखें, एक PNGRB एक्ट है 2006 का, जिसके तहत ये कहा गया ना कि एक ऑथराइजेशन ये ग्रांट करती है कि एक सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को डेवलप करना। ये जितने भी गैस डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिखने को मिल रहा है कि ये डेवलप जो किया गया है, डेवलप करने के पीछे जो यहाँ पे अधिकार है वो आपका यहाँ पे किसी इंटिटीज़ को दिया गया है। साथ ही आप लोग देखो PNG नेटवर्क के लिए भी यही काम करते हैं। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर है, इसमें 4 डिस्टिंक्ट सेगमेंट है। क्या क्या है, तो सबसे पहले CNG है, जो कि यहाँ पे ऑटो फ्यूल के लिए यूज़ होता है। फिर PNG है, जो कि हमारे डोमेस्टिक में या कमर्शियल या इंडस्ट्रियल सेगमेंट में यूज़ होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है, CNG और PNG है यहाँ पे। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो CNG का क्या बेनिफिट है और PNG का क्या बेनिफिट है। तो CNG का बेनिफिट है कि ये बहुत लो लेवल ऑफ इमिशन है। इट मीन्स कि अगर आप लोग देखते हो कि कई जगह तो ऐसा भी है कि रिप्लेसमेंट हो रहा है। इट मीन्स कि आप जो है पेट्रोल और जो डीजल वाली व्हीकल है उसको रिप्लेस करके आप CNG पे आप आ सकते हो। साथ ही आप लोग देखते हो कि जितने भी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है, चाहे वो ऑटो रिक्शा हो गए या फिर हमारे बस हो गए, तो अब तो ये इलेक्ट्रिक बसेस या फिर आप लोगों को CNG बसेस वगैरह ही देखने को मिल रहे हैं, जस्ट बिकॉज क्योंकि इमिशन कम हो रहे हैं, और हमारा जो है इमिशन को ही कम करना है, 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ग्लोबल टेम्परेचर लेकर आना है, जो कि पेरिस एग्रीमेंट में इस चीज़ को कमिट किया गया था। तो यही चीज़ें हैं कि जिस चीज़ों से इमिशन कम हो रही है हम लोग उस पर फोकस कर रहे हैं। साथ ही आप लोग देखो कि लोएस्ट इंजरी भी है, डेथ रेट अगर हम लोग पर व्हीकल माइल देखें तो ये भी बहुत कम है अगर एज़ कंपेरिजन टू। अब अगर बेनिफिट देखें कि PNG का क्या बेनिफिट होता है,
तो ये देखिए कि सेफ़ और एश्योर्ड सप्लाई होती है। इट मीन्स कि पाइप के थ्रू जो हमारा नेचुरल गैस सप्लाई होता है ना, वो बहुत ही सेफ़ होता है, कन्वीनियंट है, इसको यूज़ करने में कोई परेशानी नहीं होती है। इसमें वेस्टेज की भी प्रॉब्लम नहीं होती है कि बर्बाद हो रहे हैं, या फिर इसके रिप्लेसमेंट में, यानी कि इसको यूज़ करने के लिए कोई सिलेंडर रिप्लेस करना है या फिर सिलेंडर बुकिंग वगैरह करना है, ये सारी चीज़ों की परेशानी नहीं होती है। तो काफ़ी कन्वीनियंट है, इसलिए यहाँ पे सीएनजी और हम लोग पीएनजी के बेनिफिट पड़ रहे हैं। इस तरीके का जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है ना, ये भी देखा जा रहा है कि अब ये मेजर पुश है, यानी कि इंडिया की जो गैस बेस्ड इकॉनमी हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग को अब गैस बेस्ड इकॉनमी बननी है, तो हम लोग इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर रहे हैं सीएनजी पे और पीएनजी पे। चलिए देख लेते हैं, बॉक्स में कहा जा रहा है कि देख लीजिए थोड़ा सा ठीक है, हमारी जो गैस बेस्ड इकॉनमी है, तो हमारी गैस पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखो तो 30 जून 2020 तक का बताया जा रहा है कि 17 किलोमीटर्स है। करंट शेयर अगर हम लोग एनर्जी मिक्स में देखें तो 6.3% है। टारगेट शेयर हमारा है कि 2030 तक हमारा ये शेयर बढ़ के 15% हो जाएगा, करंट में 6.3% है। नेचुरल गैस जो डिमांड है इसकी अगर हम लोग ग्रोथ देखें तो ये हमारा 6.8% है, और नेचुरल गैस सप्लाई में अगर हम लोग देखें तो 7.2% है। इट मीन्स कि हमारी सप्लाई और जो डिमांड की यहाँ पे रेशियो है वो भी हमारा एकदम बैलेंस्ड है, फाइन। लेकिन देखिए, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को इस्टेब्लिश करना है तो इतना आसान तो है नहीं, कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम ज़रूर आएंगे। तो क्या क्या प्रॉब्लम है पहले ये समझते हैं। देखिए, सबसे पहले डिमांड को क्रिएट करने में इशू आएगा, क्योंकि गैस बेस्ड इक्विपमेंट और जो अप्लाइंसेस है अभी तक बहुत कम हमारे देश में है, लो पेनिट्रेशन है। इट मीन्स कि ज़्यादा से ज़्यादा इक्विपमेंट ही नहीं है, मीन्स गैस को रखने के लिए हमारे पास वो उस तरीके की समझ लीजिए कि मशीन ही नहीं है। तो मार्केट पेनिट्रेशन अगर गैस बेस्ड इक्विपमेंट का देखें, जैसे गैस जनरेटर होनी चाहिए, वाटर हीटर होनी चाहिए, गैस बेस्ड पम्प्स होनी चाहिए, जो कि हमारे मार्केट में बहुत कम है। तो इसलिए पहले हम लोग को डिमांड को इसको क्रिएट करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा हमें इक्विपमेंट लानी होगी, अभी उस तरीके का है नहीं। साथ ही कंज्यूमर प्रेफरेंस भी तो ज़रूरी है ना। जैसे आज के डेट में आप देखो कि बहुत ही कम लोग जो है वो सीएनजी को प्रेफर कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक कार्स को प्रेफर कर रहे हैं। सेम यहाँ पे आप देखो कि सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन इन प्रोडक्ट जो है ये काफ़ी इकोनॉमिकल है और सेफ़र फ्यूल भी है, लेकिन कुछ कंज्यूमर्स जो है ना वो पीएनजी कनेक्शन को चाहते ही नहीं है। कुछ एट्रीब्यूबल उनका खुद का रीजंस होता है, उस हिसाब से आप देखो कि कुछ लोग चाहते ही नहीं है। सेम है कि अभी भी आप लोग कार खरीदोगे तो आप खुद से पूछो कि आप कौन सी प्रेफरेंस है हम आपकी, क्या आप पेट्रोल कार या फिर डीजल कार आप परचेज़ करना चाहते हो, या फिर आप लोग जो है उसी तरीके से जो सीएनजी है वो परचेज़ करना चाहते हो। तो आप लोग अपना भी अगर डिमांड देख सकते हो तो उस हिसाब से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि है कि नहीं। तो वही बात है। साथ ही फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो कि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि जो पर्सन घर पे होते हैं ना, वो रेंटेड एकोमोडेशन में होते हैं, यानी कि घर, अपना घर बहुत कम होता है, रेंट पे रहते हैं, तो वो प्रेफर करते हैं कि वो बॉटल गैस यूज़ करें, क्योंकि उनका जॉब जो है वो ट्रांसफरेबल इन नेचर है। तो ये भी एक चैलेंज है। साथ ही डिफरेंट टाइप ऑफ क्लियरेंस भी आपको देखने को मिलेगा। इट मीन्स कि जो प्रेफरेंस है कि यहाँ पे जीए अलॉट करना, वो भी डिपेंड करता है कि ये जो कंपनी है इसकी मोनोपोली पे भी, जो कि यहाँ पे लैंड यूज़ को इंटिटीज़ के द्वारा आप देखते हो कि काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है कि उनको क्लियरेंस ही नहीं मिलता। वो भी आप ग्राम पंचायत से देखो, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी से देखो, स्टेट लेवल परमिशन से देखो, तो क्लियरेंस भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा लेना होता है। इट मीन्स कि हर किसी से ओके कराना होता है कि सीएनजी को यूज़ करवाना है, पीएनजी को यूज़ कराना है, पाइपलाइन बनवानी है, ठीक है, इस तरीके की यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन बनवानी है। तो जो जितनी भी अथॉरिटी आते हैं लाइनअप पे, उनको यहाँ पे लाइन में जितने भी अथॉरिटी आते हैं उनको यहाँ पे क्लियरेंस करानी होती है। सब्सिडी और अंडर रिकवरी अगर एलपीजी की देखिए लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है ये एलपीजी। तो एलपीजी गैस सिलेंडर जो है आप लोग यूज़ करते हो जिससे कि खाना वगैरह पकता है। तो डोमेस्टिक जो पीएनजी है वो यहाँ पे डायरेक्टली आपका कम्पीट करता है जो सब्सिडाइज्ड एलपीजी है। आप गैस सिलेंडर खरीदते हो आज की डेट में तो 1000 इसकी प्राइस है, बट फिर भी सब्सिडी में आपको 800 या 900 के अराउंड आ जाती है। वही सीएनजी अगर हम लोग देखें तो ये कम्पीट कर रहा है डीजल से, है कि नहीं। तो ये कुछ सर्कमस्टांसेस है जहाँ पे सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो रीगैसिफाइड जो लिक्विफाइड नेचुरल गैस है इसके ऊपर बेस्ड है, और ये काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा जो आर्टिफिशियली लो प्राइस एलपीजी है ना उसके साथ कॉम्पीट करने में। तो देखिए, सब्सिडी वगैरह दी जाती है। सब्सिडी कहने का मतलब है कि सरकार के द्वारा कुछ छूट दी जाती है इन टर्म्स ऑफ मनी, तो सब्सिडी है। और एलपीजी का आप देखते हो कि एक यूज टू हो चुके हैं लोग, जो है वो एडिक्टेड है, एक ट्रस्ट है कि हाँ एलपीजी गैस सिलेंडर हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो उससे क्या क्या फ़ायदा और नुकसान है। लेकिन वही चीज़ है कि लोगों को स्विच करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है।
गैस प्राइसिंग मेथडोलॉजी की भी अगर हम लोग बात करें तो इंडिया में जो नेचुरल गैस प्राइसिंग पॉलिसी फैक्टर्स है ये काफ़ी दूसरे कंट्रीज़ के कंजप्शंस पे भी डिपेंड है कि दूसरे कंट्रीज़ में कंजप्शंस कितनी हो रही है, प्राइसेस कितनी है, तो उस हिसाब से हम लोग अपना भी रखते हैं। जैसे आप देख सकते हो कि टोटल एनुअल वॉल्यूम अगर नेचुरल गैस कंज्यूम जो यूएसए में, मैक्सिको में, कनाडा, यूरोपियन यूनियन में है, ये आप लोग देख सकते हो कि जिस तरीके से है उस हिसाब से भी हम लोग यहाँ पे प्राइस फिक्स करते हैं। सेफ्टी कंसर्न है, अगर सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में देखें तो सेफ्टी को लेकर भी यहाँ पे कंसर्न है। अनदर चैलेंज जो है वो हज़ार्ड है, कई तरीके का आप देखो कि गैस सप्लाई लीक हो जाता है तो उसमें भी आप देखते हो कि बहुत तरीके के डिजास्टर हो जाते हैं, अनकंट्रोल्ड गैस रिलीज़ भी होने लगते हैं तो पाइपलाइन से, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। तो सेफ्टी कंसर्न भी आप देखो कि सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में एक सेफ्टी मेजर्स भी लेकर चलने की बात है। सो दीज आर द चैलेंजेस जो कि हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि अगर सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को इस्टेब्लिश करनी है तो। बट फिर भी चलिए, चैलेंजेस तो हर एक फील्ड में हर जगह आती है, लेकिन वे फॉरवर्ड क्या है? सबसे पहले है कि हम लोग को यहाँ पे कोऑर्डिनेशन लेकर चलना होगा सारे स्टेक होल्डर्स में। इट मीन्स कि सरकार हो गई, एक और कंपनी हो गए, ट्रांसपोर्टर्स हो गए, गैस सप्लायर्स हो गए, तो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन एंटिटीज़ है, वेंडर्स है, तो इनको एक साथ मिलकर काम करना ही होगा। साथ ही ऑपरेशन और मेंटेनेंस की बात करें तो इस सिस्टम का जो सेफ्टी है और सराउंडिंग एरिया है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इससे क्या होगा कि हम लोग यहाँ पे सेफ्टी ऑडिट कर पाएंगे, इंस्पेक्शन कर पाएंगे, जो बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी है ये भी हम लोग देख पाएंगे। लिवरेजिंग टेक्नोलॉजी की अगर हम लोग बात करें तो डेटा ड्रिवन सॉल्यूशंस जो है ये भी काफ़ी अनेबल करता है कि ऑपरेटर्स को कि हम लोग यहाँ पे पिक आवर जो कंजप्शंस पैटर्न है उसको रिकॉग्नाइज करें। टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा करना होगा, क्योंकि और साथ ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी हाँ, क्योंकि यहाँ पे क्या था कि ड्यूरिंग पीक आवर आप देखो कि इसको इंट्रोड्यूस किया जा सकता है तो इसके डिफरेंशियल प्राइसेस भी होते हैं। बट कोई बात नहीं, जब एक बार टेक्नोलॉजी किसी भी फील्ड में इस्तेमाल होती है तो चीज़ें आसान हो जाती है, काम भी यहाँ पे ईज़ हो जाता है। साथ ही अगर हम लोग देखें तो R&D पे फाइनेंस करना होगा। इट मीन्स कि एक इनोवेटिव कॉस्ट इफेक्टिव यहाँ पे टेक्नोलॉजी सोल्यूशन लेकर आना होगा, जिससे कि हम लोग यहाँ पे जो कॉस्ट है पाइपलाइन रिप्लेसमेंट का, ये सब कुछ हम लोग मिटिगेट कर सकें। साथ ही जो ओवरऑल यहाँ पे कॉस्ट है और सर्विस डिस्ट्रप्शन है उसको रिड्यूस कर सकें। तो यहाँ पे डेवलपमेंट करने की भी बात की जा रही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की भी डेवलपमेंट करनी होगी। तो ये सारा काम है जिससे कि हम लोग देख सकते हैं कि हाँ, जो यहाँ पे सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाने की बात की जा रही है उसमें हम लोग यहाँ पे काम कर सकते हैं। अब देखते हैं कि सरकार के द्वारा क्या यहाँ पे इनिशिएटिव लिया गया है जिससे कि हम लोग इस नेटवर्क को प्रमोट कर सकें। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है जो कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, यहाँ पे जो स्टेटस है इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ उसको एकॉर्ड कर रहे हैं जो इस प्रोजेक्ट के तहत है, जिससे कि वो यहाँ पे कमर्शियल बैंक के थ्रू फाइनेंस करवा सके। और अगर यहाँ पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी है जो कि फाइनेंस कर सकते हैं तो उनके थ्रू भी यहाँ पे फाइनेंस करा सके। साथ ही मेथडोलॉजी में भी चेंजेस की बात की जा रही है जिससे कि हम लोग यहाँ पे लाइसेंस को अवॉर्डिंग कर सकें। जो टैरिफ है वो यहाँ पे आप देखो कि ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर चार्ज किया जा रहा है, जो प्रायोरिटी फ्यूल है जैसे CNG हो गए, PNG हो गए। तो पहले क्या था कि सोल बेसिस था कि कैसे यहाँ पे लाइसेंस वगैरह अवॉर्ड करना है। अब यहाँ पे क्या है कि 10% वेटेज है यहाँ पे, और प्राइमेसी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन जो है वो 3 मेजर सेगमेंट ऑफ स्टील पाइपलाइन लेंथ में CNG स्टेशन हो गया, डोमेस्टिक कनेक्शन हो गया, जो कि आप देखो कि मैक्सिमम नेटवर्क पेनिट्रेशन हम लोग रीच कर सके। तो इस तरीके से मेथडोलॉजी भी यहाँ पे चेंजेस की बात की जा रही है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज़ को लाइसेंस मिल सके कि वो CNG और PNG को यहाँ पे लेकर आए। इंसेंटिव्स अगर देखें तो बिड विनर के लिए भी है, मार्केट एक्सक्लूसिविटी यहाँ पे रखा गया है कि 8 ईयर्स की पीरियड के लिए रखा गया है और इसको 10 ईयर्स तक भी एक्सटेंड किया जा सकता है, परफॉर्मर्स के ऊपर ये बेस्ट करता है। साथ ही राइट टू फर्स्ट यूज़ भी है। इट मीन्स कि यहाँ पे आप देखो कि ग्रेटर इंसेंटिव्स प्रोवाइड किया जाएगा बीडर्स को, जो कि अगर इंजॉय करना चाहते हैं मोनोपोली। इट मीन्स कि वैसे बीडर्स जो कि सबसे पहले मार्केट में PNG CNG लेकर आएंगे और ये रखा जाएगा कि राइट टू फर्स्ट यूज़ है कि पहली बार यूज़ करने का अधिकार उनको दिया जाए। तो यहाँ पे गुड ऑफ होगा उनके इन्वेस्टमेंट के लिए, एक अच्छा गुड ऑफ आप देख सकते हो। ओके, सो दीज आर द थिंग्स जो कि हम लोग यहाँ पे सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में देख रहे हैं। न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि बिडर्स को यहाँ पे इनवाइट किया गया है कि आइए और बोली लगाइए इस राउंड में। साथ ही सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हम लोग देखें कि हमारे देश में बहुत सारे नेटवर्क हैं। साथ ही यहाँ पे इस नेटवर्क के बारे में देखिए हम लोग कि यहाँ पे जो नेचुरल गैस है वो यहाँ पे आपका डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसपोर्टेशन की बात की जा रही है, जिसमें कि पाइप नेचुरल गैस है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। तो इस तरीके से यहाँ पे काम हो रहा है। और इंडिया में किस तरीके से हम लोग गैस बेस्ड इकॉनमी की बात करें तो गैस बेस्ड इकॉनमी का ये पूरा डेटा है, इसको ध्यान रखिएगा कि कितना हम लोग डेवलप कर रहे हैं और कितना हमारा टारगेट है। फाइन, क्या क्या इनिशिएटिव है, क्या क्या चैलेंजेस है और क्या क्या किस तरीके से हम लोग इसको इन सारे चैलेंजेस को ओवरकम कर सकते हैं, ये एक बहुत ही अच्छी वे फॉरवर्ड है। आइए नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं जो कि शुगर मिल है।
रिसेंटली डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है जिनके द्वारा कुछ गाइडलाइंस इशू किया गया है कि यहाँ पे रीस्ट्रक्चर करना है, वो भी शुगर डेवलपमेंट फंड रूल्स 1983 के तहत। तो ये जो यहाँ पे इस रूल्स के तहत रीस्ट्रक्चरिंग करना है, इसका एम है कि हम लोग यहाँ पे जो फिनेंशियली वीक है उसको रिहैबिलिट कर सके, और साथ ही साथ जो इकोनॉमिकली वायबल शुगर मिल है उसको यहाँ पे देख सके। उनको यहाँ पे अगर लोन वगैरह चाहिए तो उनको भी इस फंड के थ्रू जो है उनको लोन वगैरह मिल सकता है। तो ये जो यहाँ पे शुगर डेवलपमेंट फंड है ना, ये आपका यूटिलाइज़ किया जा रहा है प्रेजेंटली, जिससे कि हम लोग यहाँ पे लोन ग्रांट कर सके शुगर मिल को। और शुगर मिल को यहाँ पे लोन ग्रांट करना है तो क्योंकि यहाँ पे आप देखो कि रिहैबिलिट करना है। शुगर मिल बहुत जगह का ऐसा है जो कि यहाँ पे उस तरीके से काम नहीं कर पा रहे, तो रिहैबिलिट करने की ज़रूरत है, मॉडर्नाइज करने की ज़रूरत है। बैगेज बेस्ड जो को जनरेशन पावर प्रोजेक्ट है, यहाँ पे बैगेज वगैरह आप देखो कि जो बाई प्रोडक्ट होते हैं शुगर केन से, तो वो उसका भी यहाँ पे इस्तेमाल करना है सही तरीके से। साथ ही इथेनॉल प्लांट जो है उसको यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग इथेनॉल प्लांट है उसको कन्वर्ट करना है ज़ीरो लिक्विड डिस्चार्ज प्लांट में, और जो शुगर केन है उसकी भी डेवलपमेंट होनी चाहिए। तो इतना सारा काम करना है इस प्रोजेक्ट के तहत। तो ये सारे फंड जो है, ये जो फंड रूल के तहत ये सारे फंड जो है वो यहाँ पे इस्तेमाल किए जाएंगे। लोन्स वगैरह भी प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन सस्ते रेट में आपको प्रोवाइड किया जाएगा 2%, जो कि जितना बैंक रेट होता है ना उससे 2% के कम में यहाँ पे आपका लोन वगैरह भी प्रोवाइड किया जाएगा। आउटस्टैंडिंग अमाउंट अगर डिफ़ॉल्ट का देखें तो ये आप लोग देख सकते हो कि इतने लोन है इस फंड के तहत जो कि डिफ़ॉल्ट हो चुके हैं, 3000 करोड़ तक का है यहाँ पे। और ये आपका डेटा बताया जा रहा है कि 30th ऑफ नवंबर 2021 तक का। अब इस न्यू गाइडलाइंस के तहत क्या कहा जा रहा है, ये जो गाइडलाइंस है ना, ये कहा जा रहा है कि ये पूरे यूनिफॉर्म तरीके से सारे जितने भी एसडीएफ की लोन है उनके लिए एप्लीकेबल होगा, और जो कि हर एक टाइप ऑफ कंसर्न के तरीके से वो अगर अवेल किया जा रहा है। जैसे मान लीजिए कि इस फंड के थ्रू कोऑपरेटिव सोसाइटी से वो अगर फंड मांग रहे हैं तो उनको भी उसी बेसिस पे फंड दिया जाएगा जिस बेसिस पे प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ को दी जाएगी, जिस बेसिस पे पब्लिक लिमिटेड कंपनीज़ को दी जाएगी। तो इट मीन्स कि हर किसी के लिए अब यहाँ पे एक यूनिफॉर्म रूल्स है, किसी को भी यहाँ पे ज़्यादा प्रिविलेज नहीं दिया जाएगा। एलिजिबिलिटी के लिए रखा गया है कि एक शुगर फैक्ट्री है जो कि यहाँ पे आप देखो कि इनकर कर रही है कैश लॉसेस को कंटिन्यूसली फॉर द लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स में। तो वैसे शुगर फैक्ट्री जो कि यहाँ पे 3 साल से लगातार 3 फाइनेंशियल ईयर से आप देखो कि उनको यहाँ पे कंटिन्यूसली लॉस हो रहा है, तो वैसे शुगर फैक्ट्री जो है एलिजिबल है यहाँ पे लोन वगैरह लेने के लिए, फ़ंड वगैरह उनको मिलेगा। साथ ही शुगर फैक्ट्री जो कि उनका नेट वर्थ अब नेगेटिव में जा रहा है, और वैसे शुगर फैक्ट्री जो कि अभी तक बंद नहीं हुए हैं। और यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे जो केन को क्रश करना है तो 2 शुगर सीज़न से भी ज़्यादा हो चुका है, बट वो केन को क्रश नहीं कर पा रहे। एक्सक्लूडिंग जो करेंट शुगर सीज़न है ये एलिजिबल है कि वो फिर से रीस्ट्रक्चरिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप समझो कि नेट वर्थ जो है वो नेगेटिव में जा रहा है, कैश यहाँ पे लॉसेस हो रहे हैं कंटिन्यूसली 3 ईयर्स तक। तो वैसे शुगर फैक्ट्रीज जो है वो यहाँ पे एलिजिबल है। ओके, बेनिफिट्स अगर हम लोग देखें तो 2 इयर्स का मोरेटोरियम है, इट मीन्स कि 2 इयर्स की यहाँ पे छूट मिली हुई है, और देन 5 इयर्स ऑफ रीपेमेंट है कि 5 सालों में आप वापस से रीपेमेंट कर सकते हैं जो भी यहाँ पे लोन वगैरह दिया गया है। साथ ही वेवर है, जो एडिशनल इंटरेस्ट वगैरह है तो उसमें भी छूट दी गई है, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी यहाँ पे चेंज किया गया है इंटरेस्ट रेट का। जैसे यहाँ पे जो बैंक रेट के हिसाब से है ना वैसे ही यहाँ पे चेंज किया गया है, लेकिन थोड़ा कम ही आपको देखने को मिलेगा। कंसेशनल रेट में यहाँ पे आपका लोन वगैरह दी जा रही है। जनरल पॉलिसी की अगर हम लोग बात करें तो देखिए शुगर केन की जो है यहाँ पे प्राइसिंग पॉलिसी क्या है, तो फेयर एंड रिन्यूमरेटिव प्राइस होती है, एफआरपी होती है। और यहाँ पे जो शुगर केन ऑर्डर 1966 था, इसको जब अमेंड किया गया तो जो कॉन्सेप्ट है एसएमपी का, इसको रिप्लेस कर दिया गया एफआरपी में। तो एफआरपी क्या है, जैसे कि आप देखो कि एमएसपी है। एमएसपी क्या होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो कि 23 कॉमोडिटीज़ पे यहाँ पे सरकार के द्वारा दी जाती है कि यहाँ पे जो फार्मर्स की यहाँ पे जो फसलें हैं वो इन 23 कॉमोडिटीज़ में आते हैं, तो वो 23 कॉमोडिटीज़ बर्बाद नहीं होंगे। अगर ये मार्केट में नहीं बिकता है तो मिनिमम प्राइस में सरकार इसको परचेज़ कर लेगी। सेम यहाँ पे शुगर केन की पॉलिसी अलग होती है। शुगर केन के लिए यहाँ पे फेयर एंड रिन्यूमरेटिव प्राइस है, ये भी एक तरीके का मिनिमम प्राइस है जिसमें कि शुगर मिल को यहाँ पे करना होता है शुगर केन फार्मर्स को, और जिस तरीके का उनको यहाँ पे इनपुट है आउटपुट हो रहा है उस हिसाब से इनको पे करना होता है। अगर फेयर एंड रिन्यूमरेटिव प्राइस की बात करें तो इसको बेसिक रिकवरी रेट ऑफ शुगर से यहाँ पे लिंक किया जाता है, और विद ए प्रीमियम पेबल जो कि फार्मर्स को यहाँ पे करने का होता है, हायर रिकवरी की बात की जाती है। ये आपका डिटरमाइन किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन जो कि CACP के द्वारा यहाँ पे दी जाती है। तो कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस है जिनके द्वारा यहाँ पे रिकमेंडेशन दी जाती है, और फिर उसके बाद यहाँ पे काम होता है।
और फिर उसके बाद आप देखो ये तो सेंटर लेवल पे होता है, लेकिन स्टेट लेवल पे अपना ये सैप होता है जिसको स्टेट एडवाइज्ड प्राइसेस कहते हैं। तो कुछ जो राज्य है जिसमें कि आपका यूपी है, यूपी के द्वारा सैप यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है फॉर शुगर केन, जिसमें कि यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है और प्रोडक्टिविटी लेवल है ना वो यहाँ पे कंसीडर किया जाता है। और सैप जनरली आप देखो कि एफआरपी से हायर होता है। इट मीन्स कि स्टेट जो यहाँ पे अपना जिस तरीके से प्राइस फिक्स करती है शुगर का, तो उस हिसाब से आप देखो कि ये सेंटर के कंपैरिजन में ये ज़्यादा होता है। अब यहाँ पे शुगर प्राइसिंग पॉलिसी देखिए ये शुगर केन के लिए था, ठीक है, यानी कि गन्ने की बात कर रहे हैं हम लोग, तो गन्ने का प्राइस जो है वो स्टेट में ज़्यादा होता है एज़ कंपैरिजन टू यहाँ पे आपका जो सेंटर है। लेकिन अगर शुगर प्राइसिंग पॉलिसी देखें तो यहाँ पे एमएसपी मिलता है। यहाँ पे एमएसपी आप देखो ये एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955 के तहत ये आपका जो शुगर है वो इसके तहत आता है, जिसमें कि एमएसपी यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था जस्ट टू इंश्योर इंडस्ट्री कि एटलीस्ट वो मिनिमम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उनको मिलेगा। इट मीन्स कि अगर वो शुगर यहाँ पे बना रहे हैं तो जितना उनका खर्च हो रहा है शुगर बनाने में उतना तो उनको मिलेगा ही, उनको घाटा नहीं सहना है। साथ ही यहाँ पे पीडीएस भी होता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है। तो आज के डेट में आप देखो कि शुगर को यहाँ पे सब्सिडाइज रेट में, इट मीन्स कि 13 रुपीज़ 0.5 पर केजी के हिसाब से यहाँ पे 2.5 करोड़ फैमिलीज़ को दी गई है अंत्योदय अन्न योजना के तहत। तो ये स्कीम है जिसके तहत आपको पता है कि सब्सिडाइज रेट में सरकार के द्वारा यहाँ पे जो गरीब से गरीब लोग हैं उनको यहाँ पे भोजन दिया जाता है। तो शुगर भी यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, वो भी 13.5 रुपये के हिसाब से। साथ ही एक्सपोर्ट पॉलिसी की अगर हम लोग बात करें तो इंडिया की जो एक्सपोर्ट सब्सिडी है इसमें आप देखो प्रोडक्शन असिस्टेंस स्कीम है, बफर स्टॉक स्कीम है, मार्केटिंग और ट्रांसपोर्टेशन स्कीम है। तो ये सब स्कीम है जिसके तहत भी आप लोग देखो कि शुगर को यहाँ पे एक्सपोर्ट किया जाता है और ये सारे पॉलिसी के तहत। अब ये समझते कि क्यों जो शुगर मिल है वो इतनी लिक्विडिटी क्रंचेस जो है इतना फ्रिक्वेंटली उनको देखने को मिल रहा है कि हमारे देश के जो शुगर मिल है वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे घाटे में चल रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे हाई शुगर केन प्रोडक्शन है क्योंकि कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर है। हमारे यहाँ गन्ने की खेती बहुत ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे आप देखो कि फिक्स प्राइस है शुगर केन का। तो जो सरकार है उनके द्वारा शुगर केन की प्राइस फिक्स कर दी गई है जिससे कि किसानों की जो रेवेन्यू बनती है ना उनको यहाँ पे ठीक ठाक जो है पैसे मिल जाए। तो जो करेंट प्राइस है ना वो यहाँ पे ऑल्टरनेटिव क्रॉप से बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए आप लोग देखो कि कुछ भी आप अगर फसल उगाते हो तो उससे ज़्यादा आपको यहाँ पे शुगर केन में मिलता है। तो इसलिए यहाँ पे हाई शुगर केन प्रोडक्शन है। साथ ही कंट्रोल डोमेस्टिक प्राइस फॉर शुगर है। आप देखो कि हमारे देश में अभी हमने देखा शुगर केन का जो प्राइस है वो सेंटर का अलग है, स्टेट का अलग है। तो कुछ जो प्राइसेस है वो यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल जो शुगर प्राइसेस होता है उससे भी ज़्यादा है हमारे यहाँ। इट मीन्स कि जो शुगर एक्रेलेज है वो यहाँ पे अभी भी हाई है और जो इंटरनेशनल प्राइस है उससे अभी भी ये जो है दूर है। हाई इल्ड शुगर केन वैरायटी है। आप देखो कि जो यहाँ पे हायर इल्डिंग जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा शुगर केन वैरायटीज़ का, उसकी जो इंट्रोडक्शन हो रही है कुछ सम प्रोड्यूसिंग स्टेट में, तो वो भी यहाँ पे उस तरीके से लिया जा रहा है जिसमें कि उसकी फ्रेश हाइट वहाँ पे गेन हो रही है। तो वो जो यहाँ पे गेन है वो मोस्ट प्रोबेबली आप देखो कि मेंटेन किया जा रहा है जिस तरीके से किसान जो है वो स्ट्रॉन्ग इंसेंटिव्स उनको यील्ड का मिल रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हो रहे हैं। तो यहाँ पे सरकार के द्वारा भी किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे मदद दी जा रही है। केन रिजर्वेशन एरिया और बॉन्डिंग की अगर हम लोग बात करें तो हर एक डेजिग्नेटेड मिल जो है उनको यहाँ पे ऑब्लाइज किया गया है कि आप केन फार्मर से जो है वो परचेज़ करेंगे, और वो भी उसी केन रिजर्वेशन एरिया में जहाँ पे शुगर केन गन्ने बन रहे हैं वहाँ पे अगर इंडस्ट्री है तो एक्चुअली वहाँ पे मिल है तो शुगर केन से शुगर बनाया जाता है। लेकिन यहाँ पे जितनी भी ये बॉन्ड है कि जिस एरिया में जो भी यहाँ पे मिल आ रहा है तो हर एक डेजिग्नेटेड मिल जो है वो कहाँ से परचेज़ करेंगे, तो उसी एरिया से परचेज़ करेंगे जहाँ पे उनका मिल है। तो रिजर्वेशन एरिया हर किसी को दिया गया है, तो वहीं से वो उतने ही किसानों से जो है अपना शुगर केन खरीद सकते हैं, किसी दूसरे एरिया के किसान से वो शुगर केन नहीं खरीद सकते। तो फार्मर्स को भी यहाँ पे बाउंड किया गया है कि वो बंधे हुए हैं कि वो अपनी शुगर केन को उसी एरिया के जो मिल है उसी में वो बेचेंगे। इससे क्या होता है कि मिनिमम सप्लाई हो पाता है केन का, और यहाँ पे आप देखो कि प्रॉब्लम यहाँ पे अकर हो जाती है। साथ ही आप देखो कि मिनिमम डिस्टेंस क्राइटेरिया भी है, यानी कि शुगर केन कंट्रोल ऑर्डर के तहत जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके द्वारा एक मिनिमम रेडियल डिस्टेंस रखा गया है कि 15 किलोमीटर के तहत ही यहाँ पे कोई 2 शुगर मिल होना चाहिए। तो शुगर मिल होने का भी यहाँ पे डिस्टेंस यहाँ पे फिक्स कर दिया गया है कि 15 किलोमीटर के तहत ही होना चाहिए। तो ये इस रेगुलेशन से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो मिनिमम अवेलेबिलिटी है केन का सारे मिल्स के लिए वो भी यहाँ पे इंश्योर किया जाएगा। तो ये भी क्राइटेरिया है जिससे कि आप देखो कि डिस्टॉर्शन हो जाता है मार्केट में, ये देखने को मिलता है। साथ ही ट्रेड पॉलिसी है शुगर के लिए, तो जो गवर्नमेंट है उनके द्वारा कुछ यहाँ पे कंट्रोल सेट किया गया है दोनों के ऊपर, एक्सपोर्ट के ऊपर, इंपोर्ट के ऊपर भी। तो इससे क्या हो रहा है कि इंडिया की जो ट्रेड है ना, वर्ल्ड ट्रेड ऑफ शुगर का, वो बहुत ही ज़्यादा कम हो चुका है। तो सरकार के द्वारा इस तरीके का जो कंट्रोल यहाँ पे रखा गया है उससे हमारी इंटरनेशनल मार्केट में हमारी शुगर की कोई रिकग्निशन नहीं है, हमारे इंटरनेशनल मार्केट में शुगर का जो यहाँ पे व्यापार है वो बहुत कम हो पा रहा है। सो ये सारी यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे प्रॉब्लम है जिसके कारण हम लोग देख रहे हैं कि हमारी शुगर मिल्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रही है।
बट क्या स्टेप्स लेना चाहिए जिससे कि आज के डेट में जो शुगर मिल में यहाँ पे पैसे की कमी है वो यहाँ पे कम हो जाए, और साथ ही साथ जो हमारे यहाँ शुगर केन का प्रोडक्शन इतना ज़्यादा हो पा रहा है उससे हमें और हमारे किसानों को ज़्यादा आउटपुट मिल पाए। तो सबसे पहले आप देखो 2018 की यहाँ पे नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल लाया गया। इस पॉलिसी के तहत आपको देखने को मिलेगा कि कहा जा रहा है कि 20% टारगेट ब्लेंडिंग रेट है। इथेनॉल का जो है यहाँ पे 20% यहाँ पे ब्लेंडिंग करना है बाय 2030 तक। और इससे पहले क्या था कि सरकार के द्वारा हमारे देश में 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग रखा गया था, वो भी 2022 तक के लिए। तो इस साल तक के लिए देखिए कि हमारा टारगेट है कि इथेनॉल ब्लेंडिंग जो है वो यहाँ पे 10% हो, लेकिन आगे आने वाले 8 सालों में हम लोग इसको और ज़्यादा बढ़ा के डबल कर देंगे। तो एक ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट है, यानी कि 3 लोगों की यहाँ पे एग्रीमेंट आपको देखने को मिलेगा। एग्रीमेंट में आपको कौन कौन है, तो शुगर कंपनीज़ हैं, साथ ही बैंक है और ऑयल मार्केटिंग कंपनी है। तो इन तीनों के बीच में भी इस तरीके का एक एग्रीमेंट हुआ है जिसमें कि ये लोग इथेनॉल कैपेसिटी को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। शुगर केन का आप देखो तो अदर फीड स्टॉक से भी इसको कम्पीट किया जाता है। जैसे आज के डेट में फीड स्टॉक कंपटीशन अगर हम लोग अदर अल्कोहल का देखें तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। जैसे कि आपका पोर्टेबल लिकर वगैरह हो गया, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ टैक्स रेवेन्यू है। लिकर वगैरह तो आप जान ही रहे हो कि हर एक राज्य का अपना एक टैक्स रेवेन्यू जनरेट करने का होता है, तो उसमें वो लोग जो है एक एडिशनल टैक्स वगैरह भी लगाकर अपनी झोली भर लेते हैं। तो इसी तरीके से आप लोग देख सकते हो कि जगह जो यूज़ करना है ना वो कहीं और हो रहा है। शुगर केन का कहीं जहाँ यूज़ करना चाहिए वहाँ नहीं यूज़ होकर कहीं गलत जगह से यूज़ हो रहा है, जिससे कि सरकार की जो है बस पैसे उनके पास आना चाहिए। तो ये भी बात है। साथ ही एक्सपोर्ट सब्सिडी भी शुगर के लिए है। बिना सब्सिडी के इंडियन एक्सपोर्ट्स जो है वो आप देख सकते हो कि जो दाम है वो यहाँ पे बहुत भाग जाएगा। तो ये एक तरीका होता है जिससे कि हम लोग इंटरनेशनल मार्केट में जो है अपने प्रोडक्ट की पहचान बना पाए और अपने प्रोडक्ट को कॉम्पीट करने के लिए थोड़ा सब्सिडी वगैरह देना होता है। तो ये सारा काम किया जा रहा है, लेकिन और क्या करना चाहिए जिससे कि ये सारी जो प्रॉब्लम है वो कम हो जाए, ये तो सरकार के द्वारा अभी जितनी भी पॉलिसी लाई गई है उस हिसाब से बताया जा रहा है। बट अब हमें क्या करना होगा कि सी रंगराजन कमेटी के द्वारा यहाँ पे रिकमेंडेशन दिया गया है कि हमें जो केन रिजर्वेशन एरिया और जो बॉन्डिंग की बात की गई है कि यहाँ पे उस रिजर्वेशन एरिया में जितने मिल है वही उसी से किसान जो है उन्हीं को अपना शुगर केन बेचेंगे, और जो मिल है वो परचेज़ भी करेगी शुगर केन, तो उसी एरिया में जो किसान है उसी से परचेज़ करेगी। तो ये जो बॉन्डिंग और ये जो केन रिजर्वेशन है इसको ख़त्म करना चाहिए। लोगों को यहाँ पे मनमानी करने देना चाहिए। किसान जो है अपनी बेटर प्राइस लगा सकते हैं। उनको लगता है कि चलो 2-4 मिल हैं, देखिए एक ही मिल रहेगा तो वो अपना मनमानी प्राइस लेगा, लेकिन अगर किसान को लगता है कि उनको ज़्यादा आउटपुट मिल सकता है तो वो दूसरे जगह भी दूसरे मिल में भी जाके वो अपनी जो है पैदावार को बेचे। इसमें क्या ही प्रॉब्लम है। तो ये काम करना चाहिए। साथ ही डिस्टेंस नॉर्म्स को यहाँ पे फिर से रिव्यू करना चाहिए। जो ये चीज़ें कहा गया है कि 15 किलोमीटर में 2 मिल होना चाहिए, तो इसको भी देखने की ज़रूरत है। साथ ही ट्रेड पॉलिसी पे भी बात किया गया है कि सारे एग्जिस्टिंग जो क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन यहाँ पे शुगर के व्यापार में लगाया गया है उसको यहाँ पे रिमूव करना चाहिए। इस तरीके का रेस्ट्रिक्शन लगाने से कोई मतलब नहीं है। साथ ही आप देखो कि यहाँ पे 5 से 10% तक ज़्यादा जो है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ऊपर ड्यूटी भी नहीं होना चाहिए। तो ट्रेड पॉलिसी को भी हम लोग को देखने का ज़रूरत है। अदर रिकमेंडेशन कहा जा रहा है कि लॉन्ग टर्म सोल्यूशन हम लोग को देखने की ज़रूरत है शुगर इंडस्ट्री के लिए और शुगर केन फार्मर्स के लिए। साथ एक टास्क फोर्स जो है वो भी यहाँ पे नीति आयोग के द्वारा बनाया गया था, और यहाँ पे रमेश चंद है जो कि नीति आयोग के मेंबर है, उनके तहत ये चीज़ें आपकी लाई गई है। तो कुछ जो मेजर रिकमेंडेशन है टास्क फोर्स का, जिसमें कहा जा रहा है कि हम लोग को रेवेन्यू शेयरिंग फार्मूला अडॉप्ट करना होगा। जो भी शुगर केन से जो भी रेवेन्यू यहाँ पे निकल कर आता है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, तो इसको शेयर करने की बात की जा रही है। साथ ही हमें यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन करने की ज़रूरत है लेस वाटर इंटेंसिव क्रॉप में। इट मीन्स कि वैसे क्रॉप में हमें ध्यान देने की ज़रूरत है जिससे कि पानी की कम यूज़ हो सके, क्योंकि आप देखोगे हमारे देश में वैसे ही हम लोग क्रॉप उगाते हैं जिसमें पानी का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, और हमारे यहाँ ग्राउंड वाटर टेबल भी कम हो गया है, हमारे यहाँ पानी की भी अवेलेबिलिटी कम हो रही है। साथ ही इथेनॉल ब्लेंडिंग को एनहांस करना चाहिए। जितना ज़्यादा हम लोग इथेनॉल का डिमांड बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा हमारे देश में शुगर केन का इस्तेमाल होगा। साथ ही जो मिनिमम सेलिंग प्राइस है MSP रखा गया है शुगर का, उसको रिवाइज़ करने की ज़रूरत है। फिर से आप देखो कि एक्सपोर्ट जो इंसेंटिव्स है उसको रीडिज़ाइन करने की ज़रूरत है, और WTO की जो यहाँ पे कंप्लाइंट है उसके अकॉर्डिंग। साथ ही डिसकंटिन्यूएशन करने की ज़रूरत है जो बफर स्टॉक है, यानी कि हम लोग को जैगरी वगैरह को भी प्रमोट करना चाहिए। जैसे आप देखते हो कि गुड़ वगैरह बनते हैं तो उसको भी आज की डेट में तो लोग खाते ही नहीं है। पहले एक समय था जब बिना गुड़ के कुछ होता नहीं था। खीर हो गए, कुछ भी आपके बनते थे तो उसमें गुड़ डाला जाता था। जैसे आप चाय वगैरह भी बनाते हो तो चीनी की जगह गुड़ डालो, वो हमारे हेल्थ बेनिफिट भी उसमें से ज़्यादा है। तो इसीलिए गुड़ का सेवन आप लोग को करना चाहिए, डेली थोड़ा तो खाना ही चाहिए, जिससे कि आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम भी हेल्दी रहे। तो ये सारी चीज़ें, लेकिन आज की डेट में जो है लोग इस सारी चीज़ों को भूलते ही जा रहे हैं। तो प्रमोशन की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोशन होगा इन सारी चीज़ों का तो ऑब्वियस है कि कंज्यूमर यहाँ पे कंज्यूम करेंगे, और फिर उसके बाद जो यहाँ पे मैन्युफैक्चर करने की बात है, गुड़ बनाने की बात है, तो इन सब की भी प्रमोशन ऑटोमेटिक हो जाएगी।
तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो रिकमेंडेशन दिया गया है टास्क फोर्स का, CACP का, तो इन सबको देखते हुए यहाँ पे काम करने की ज़रूरत है और जो बेटर लग रहा है उसको ऑप्ट करने की यहाँ पे हमें ज़रूरत है। फाइन। तो ये आज की डेट में आप प्रॉब्लम देख रहे हो कि बहुत ज़्यादा हो रहा है। जैसे शुगर का यहाँ पे प्रोडक्शन और कंजप्शन बताया जा रहा है, तो ये भी चीज़ें अगर हम लोग देख लें तो आप देखो कि 2012 से 2013 के बीच में हमारा जो है किस हिसाब से ये प्रोडक्शन है और किस हिसाब से कंजप्शन है। प्रोडक्शन कंजप्शन आप देख सकते हो, एक समय था जब इक्वल हो गया, एक समय था कि प्रोडक्शन कम है कंजप्शन ज़्यादा है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है, तो इसको देखते रहिएगा। अभी क्या है कि आप लोग देखिए प्रोडक्शन ज़्यादा है कंजप्शन कम है, एक समय था फिर इक्वल हो गया था। तो इस तरीके से ये आपका बढ़ते घटते रहता है, तो उसको ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके, सो गाइज़ ये हमारा हो गया शुगर मिल के बारे में, जिसमें कि हमने यहाँ पे सारी चीज़ें देखी। मेनली यहाँ पे शुगर मिल को क्या प्रॉब्लम हो रही है, शुगर केन की प्राइसिंग कैसे फिक्स होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की अलग, स्टेट गवर्नमेंट की अलग, काफ़ी रिकमेंडेशन भी हम लोग देख लिए हैं जो कि शुगर केन को लेकर है, और सी रंगराजन कमेटी की भी रिकमेंडेशन देख लिए, नीति आयोग की यहाँ पे टास्क फोर्स बनाया गया था उनकी रिकमेंडेशन देख लिए। तो काफ़ी अच्छी आर्टिकल है, जो भी शुगर केन से रिलेटेड आर्टिकल होती है काफ़ी हेल्दी आर्टिकल होती है। इसमें आपको काफ़ी चीज़ें समझने को भी मिलता है और इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे पेपर 3 में, GS पेपर 3 में, तो उसका भी आप लोग को ख्याल होता होगा और काफ़ी पॉइंट्स भी आप लोग को यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करने को मिलते होंगे। तो इसलिए इस तरीके से आप लोग आर्टिकल पढ़ो कि आपका यहाँ पे एक प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपकी प्रिपरेशन हो जाए और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से तो होना ही होना है। ओके, न्यूज़ इन शॉर्ट्स में देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट आर्टिकल है यहाँ पे, ऑयल राइजेस पास्ट 7 years हाइज ऑन सप्लाई फियर्स। तो देखिए यहाँ पे ऑयल की प्राइसेस जो है वो यहाँ पे राइज़ हो गई है, तो इसके बारे में देखते हैं कि ऑयल प्राइसेस जो है वो मोर देन $1 जो है वो यहाँ पे बढ़ चुका है। मोर देन 7 years हाई मीन्स 7 सालों में जो है उससे ज़्यादा आज की डेट में आपको ऑयल की प्राइस बढ़ते हुए दिखेगी। और ये एक तरीके का चिंता है, क्योंकि आप देखते हो कि सप्लाई डिसरप्शन हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से ईरान अलाइंड जो ग्रुप है, हौतीज़ जो येमन में है, और सऊदी अरेबियन जो लीड यहाँ पे कोलिशंस हो रहा है, इट मीन्स कि सऊदी अरेबिया और जो ईरान के बीच में जो अभी आपको झड़प देखने को मिल रही है, उस कारण ये बताया जा रहा है कि कहीं सप्लाई डिसरप्शंस अगेन ऐसा ना हो जाए, उसके कारण यहाँ पे ऑयल प्राइसेस बढ़ सकती है। तो मोस्ट कमोडिटीज़ की अगर हम लोग बात करें तो जो फंडामेंटल ड्राइवर है ऑयल प्राइस की, वो सप्लाई और डिमांड पे ही डिपेंड करता है। जैसे अगर तेल की यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि कोविड-19 के टाइम में भी ऑयल की प्राइसेस बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी। तो सब कुछ डिपेंड करता है ऑयल की सप्लाई और डिमांड के ऊपर। तो अगर हम लोग अदर सप्लाई साइड देखें फैक्टर जो ऑयल प्राइस राइज होने का है, यानी कि अगर तेल के दाम बढ़ जाते हैं तो अदर सप्लाई साइड फैक्टर क्या है, तो लेस ड्रिगनिंग है बाय शेल गैस प्रोड्यूसर्स जो कि यूएस में है। जैसे आप जानते हो कि शेल गैस की जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होती है यूएस में, और डिसरप्शंस भी क्रूड ऑयल सप्लाईज़ का हो रहा है क्योंकि हरिकेन्स आ चुके हैं गल्फ़ ऑफ मैक्सिको वाले एरिया में। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। जैसे हमारे देश में आपको साइक्लोन देखने को मिलता है, तो साइक्लोन को ही हरिकेन्स कहा जाता है ये गल्फ़ ऑफ मैक्सिको वाले रीजन में। ओके, तो ये एक बात है। साथ ही यहाँ पे आप देखो कि कार्टेलाइजेशन है, वो भी ओपेक कंट्रीज़ के द्वारा, जो कि यहाँ पे प्राइसेस फिक्स करते हैं इस तरीके से कि उनको ये फेवरेबल हो। इट मीन्स कि ओपेक कंट्री जो कि ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ है, तो एक्चुअली क्या होता है ना कि वो लोग कंट्रीज़ जो होते हैं वो अपने हिसाब से वो ऑयल की प्राइस सेट करते हैं, जिससे कि जितनी भी ओपेक कंट्रीज़ हैं उनको यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा परेशानी ना झेलना पड़े। ठीक है, उनके फेवरेबल होते हैं ये सारे ऑयल प्राइसेस। तो आपको ये बताना है कि ओपेक कंट्रीज़ कौन कौन से हैं। मैक्सिमम आपको जो है 7 कंट्रीज़ के नाम लिखने हैं। लोअर देन एक्सपेक्टेड जो नेचुरल गैस सप्लायर्स है, जैसे रशिया से जो नेचुरल गैस की सप्लाई होती है, तो वो एक्सपेक्टेशन से भी कम हो। आफ्टर ओपेक जो कि यहाँ पे आपका रशिया के साथ काम कर रहे हैं, ओपेक प्लस है जो कि यहाँ पे एक ग्लोबल प्राइस और जो सप्लाई है उसको फिक्स कर रहे हैं। जियोपॉलिटिकल टेंशंस भी आपको मिडिल ईस्ट में देखने को मिलता है, जिसके कारण बहुत सारे जो ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस है उसमें भी प्रॉब्लम अराइज होते हैं। तो ये भी एक कहीं ना कहीं एक लगाया जा रहा अनुमान कि कहीं ना कहीं ऑयल प्राइसेस जो हाई हो रही है उसके पीछे ये भी रीज़न है। तो ये सारी यहाँ पे बात है। इसके अलावा आप देखो कि डिमांड साइड फैक्टर्स क्या है जिसके कारण ऑयल प्राइसेस राइज हो जाते हैं। देखिए सप्लाई साइड में क्या होता है कि सेल गैस जो प्रोड्यूसर्स है यूएस में, वो लेस यहाँ पे ड्रिल वगैरह हो रहे हैं। इट मीन्स कि शेल गैस की प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं हो पा रही है। सेकंड होती है कि ओपेक कंट्रीज़ जो है वो अपने हिसाब से प्राइस फिक्स करते हैं, तो सप्लाई साइड का ये एक फैक्टर है। थर्ड है कि यहाँ पे आप देखो कि जो एक्सपेक्टेड नेचुरल गैस सप्लाईज़ है वो कम हो रहा है, यानी कि रशिया वगैरह से, ओपेक प्लस कंट्री से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो लोग जो है सप्लाई ज़्यादा करेंगे, बट उस हिसाब से सप्लाई नहीं हो रहा है। तो जितना ज़्यादा सप्लाई नहीं होगा, यानी कि सप्लाई कम होंगे, तो ऑब्वियस है कि प्राइसेस बढ़ेगी अगर डिमांड ज़्यादा होगी तो। साथ ही जियो पॉलिटिकल टेंशंस भी मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में देखने को मिल रहे हैं। सो दीज आर द 4 पॉइंट्स जिसके कारण हम लोग देखते हैं कि ऑयल प्राइसेस राइज हो रहे हैं सप्लाई फैक्टर्स के कारण। डिमांड साइड फैक्टर के कारण अगर हम लोग देखें
तो सप्लाई चेन जो इश्यूज़ है रिगार्डिंग कोल इन चाइना, वो भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिमांड इंक्रीज़ कर रही है ऑयल के लिए, जिसके कारण सिचुएशन जो है वो और ख़राब हो रही है। विंटर में आप देखो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पुट किया जा रहा है, वो भी नॉर्मल जो प्राइस है इन नॉर्मल टाइम्स टू, यानी कि प्रेशर काफ़ी ज़्यादा पुट किया जा रहा है कि प्राइसेस जो है वो नॉर्मल ही रहे। साथ ही गैलोपिंग डिमांड है फ्यूल के लिए। आप फ्यूल का देखते हो इतना ज़्यादा डिमांड है क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमिक्स जो है वो ओपन हो रहा है। कोविड-19 के कारण जो है सारी चीज़ें जब ओपन हो जाती है तो ऑयल की डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, अचानक से बढ़ जाना, ठीक है। तो कोविड-19 के कारण जब आप देखते हो कि जिस तरीके से लॉकडाउन लगा था तो सारे काम में ठप हो जाती है, किसी को फ्यूल की ज़रूरत नहीं क्योंकि सब कोई लॉक है घर पे, तो कोई कहाँ ही जाएंगे। लेकिन जब सब कुछ ओपन हो जाता है तो लोगों को तेल की ही, ईंधन की ही ज़रूरत होती है। तो इसलिए सप्लाई साइड ये सारे फैक्टर्स है जिसके कारण हम लोग देखते हैं कि हाँ ऑयल की प्राइसेस राइज़ हो रही है। अब इम्पैक्ट क्या होता है जब क्रूड ऑयल की प्राइसेस राइज़ हो जाती है, तो इससे क्या होती है, इससे आप देखो कि कंट्री की जो इंपोर्ट बिल है वो यहाँ पे इंक्रीज़ हो जाती है। अगर हम लोग अपने देश की बात करें तो हमारी जो इंपोर्ट बिल है, जैसे हम लोग यहाँ पे सऊदी अरेबिया हो गया, यूएस हो गए, रशिया हो गए, इन सारे कंट्रीज से हम लोग यहाँ, इराक भी है जिससे कि हम लोग तेल खरीदते हैं, तो हमारी जो इंपोर्ट बिल है वो ज़्यादा हो जाती है। जो नॉर्मल डेज़ में है उसके कंपैरिजन में 20% ज़्यादा हमें खर्च करना पड़ता है। साथ ही इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स यहाँ पे बढ़ जाती है इकॉनमी में। ऑब्वियस है कि तेल की दाम बढ़ती है तो सारी चीज़ें बढ़ जाती है ना, आपकी पेट्रोल की प्राइस बढ़ जाएगी, डीजल की प्राइस बढ़ जाएगी, इवन हर एक चीज़ में आप देखो कि सबके दाम बढ़ जाते हैं। ट्रांसपोर्टेशन में के कारण जो है वो कमोडिटीज़ की प्राइस बढ़ जाती है, तो इसके कारण मार्केट में इन्फ्लेशन आ जाता है। इन्फ्लेशन कहने का मतलब है कि मार्केट में आपके जो है महंगाई बढ़ जाती है। साथ ही गवर्नमेंट को ये फोर्स किया जाता है कि आप टैक्स कम करो, यानी कि जो पेट्रोल और डीजल है उसमें, उसके कारण आप देखो सरकार को ये प्रेशर बनाया जाता है जनता के द्वारा कि वो टैक्स कम करे, और सरकार अगर टैक्स कम कर दे तो सरकार के लिए घाटा है कि उनको रेवेन्यू जनरेट नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं आपको देखने को मिलेगा। साथ ही क्रूड ऑयल की प्राइस अगर राइज हो रही है तो इसका इम्पैक्ट आपको जो है इनपुट रॉ मटेरियल कॉस्ट में देखने को मिलेगा, जिसमें कि रिफाइनरी है, लुब्रिकेंट है, एविएशन है, टायर्स है, इन सारी चीज़ों में आप देखो कि ये सारे रॉ मटेरियल्स की भी कॉस्ट जो है बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। तो ये इम्पैक्ट है। इम्पैक्ट आप देख सकते हो कि अगर क्रूड ऑयल की प्राइस राइज हो रही है तो इसका कहीं से भी पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं होता है, नेगेटिव इम्पैक्ट ही देखने को मिलता है। तो सेकंड आते हैं, सेकंड आर्टिकल है स्मार्ट सिटीज़ एंड एकेडमिक टुवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च, जिसे कि सार प्रोग्राम कहा जा रहा है। तो सार की ये फुल फॉर्म है, इसे ध्यान रखिएगा। सार स्मार्ट सिटी याद रख लीजिएगा सार से, तो आपका काम यहाँ पे बन जाएगा। क्योंकि इस प्रोग्राम के तहत आप देखो कि 15 यहाँ पे प्रीमियर आर्किटेक्चर और प्लानिंग इंस्टीट्यूट है कंट्री की, जो कि स्मार्ट सिटीज़ के साथ काम कर रहे हैं, जिसमें कि बहुत सारे जो लैंडमार्क प्रोजेक्ट है उसको डॉक्यूमेंट किया जा रहा है। स्मार्ट सिटी मिशन, जिसमें कि आप ये कहा गया था कि 100 सिटीज़ को हमारे देश में जो है स्मार्ट बनाया जाएगा। स्मार्ट इन द सेंस की कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दिया जाएगा, जो भी कमियां हैं वो सारी चीज़ों को यहाँ पे ओवरकम किया जाएगा। एक्चुअली ये जो इनिशिएटिव है ये जॉइंट इनिशिएटिव है, यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है, साथ ही नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स है, और लीडिंग इंडियन एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है हमारे देश की। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है चिप्स टू स्टार्टअप, C2S यहाँ पे प्रोग्राम है, चिप्स टू स्टार्टअप है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा यहाँ पे एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है 100 एकेडमिया से, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन से, स्टार्टअप से, MSME से, वो भी इस प्रोग्राम के तहत। इस प्रोग्राम का एम यही है ना कि 85,000 जो हाई क्वालिटी और क्वालिफाइड इंजीनियर्स हैं उनको यहाँ पे ट्रेंड करना है। तो काफ़ी अच्छी ये मैं कह सकती हूँ एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है फॉर ऑल इंजीनियर्स, क्योंकि 85,000 इज़ नॉट अ लेस नंबर। तो यहाँ पे इतने सारे जो हाईली क्वालिफाइड इंजीनियर्स हैं उनको ट्रेन किया जाएगा, वो भी लार्ज स्केल इंटीग्रेशंस और एम्बेडेड सिस्टम डिज़ाइन के लिए। इस प्रोजेक्ट के तहत क्या होगा कि यहाँ पे आप देखो कि कुछ एरियाज़ में यहाँ पे इंटरटेन किया जाएगा, और यहाँ पे एरियाज़ है, जो कुछ एरियाज़ है जहाँ पे आपका ट्रेन किया जाएगा, जैसे कि एनर्जी और इन्वायरमेंट वाले सेक्टर में, हेल्थ केयर सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में, डिजास्टर मैनेजमेंट के सेक्टर में। ओके, इससे क्या होगा कि इससे आप देखो कि 100 जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है, जिसमें आपका स्टार्टअप्स भी आ गए, MSMEs भी आ गए, वो भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे, तो उनके बेसिस पे भी यहाँ पे आपका इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और इंजीनियर्स जो होंगे वो सब जगह से होंगे, IITs, NITs, IIITs, ये सब से इनको लिया जाएगा। और इसको जो इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, यानी कि नोडल एजेंसी जो है वो CDAC है। फाइन। रिसेंटली आप देखो PM के द्वारा भी अनाउंस किया गया कि 16 जनवरी को यहाँ पे नेशनल स्टार्टअप डे जैसा ही सेलिब्रेट किया जाएगा। ऑब्वियस है कि जब हम लोग अपने देश में स्टार्टअप को इतना ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, प्रमोशन कर रहे हैं, तो क्यों नहीं हम लोग एक डे भी यहाँ पर डेजिग्नेट कर दें, जिससे कि लोगों में अवेयरनेस फैले और नेशनल स्टार्टअप डे भी हम लोग सेलिब्रेट करें। ओके, नेक्स्ट है नास्कॉम रिपोर्ट ऑन स्टार्टअप्स। अगेन यहाँ पे स्टार्टअप्स के बारे में अगर आपसे कुछ पूछा जाए, तो अगर आप लोग को डेटाज वगैरह, स्टैटिस्टिक्स वगैरह देना है, तो आप लोग नास्कॉम की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दे सकते हो।
तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग है कि मोर देन 2250 जो स्टार्टअप्स हैं इंडिया में वो यहाँ पे 2021 ईयर्स में ऐड किए गए और ओवर 600 मोर देन है जो कि यहाँ पे लास्ट ईयर ऐड किए गए थे। स्टार्टअप्स की अगर हम लोग बात करें तो 2021 में ये यूएसडी डॉलर के हिसाब से 24 बिलियन डॉलर तक ये रेज़ किया है। इट मीन्स कि अगर कोविड-19 के पहले का अगर हम लोग देखें तो उसके बाद जो है स्टार्टअप्स डबल फोल्ड में यहाँ पे इंक्रीज़ हुई है। स्टार्टअप्स जो है वो 6.6 लाख डायरेक्ट जॉब यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं और 34 लाख जो है वो इनडायरेक्ट जॉब यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को। इंडियन स्टार्टअप्स की बात करें तो यहाँ पे हाईएस्ट ग्रोथ रेट देखने को मिला है डील्स को लेकर और नंबर ऑफ स्टार्टअप्स अगर हम लोग देखें यूके, यूएस, इजराइल और चाइना में तो उससे भी आप लोग देख सकते हो कि हमारे यहाँ भी बहुत ज़्यादा स्टार्टअप्स पे ध्यान दिया जा रहा है। स्टार्टअप्स जिसके थ्रू आप देखते हो कि एंटरप्रेन्योर्स आते हैं जो कि अपनी कुछ इनिशिएटिव है, इनोवेटिव आइडियाज़ है तो उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए वो अपनी खुद की बिजनेस इस्टेब्लिश करते हैं। फाइन। नेक्स्ट है कि आरबीआई के द्वारा यहाँ पे फ्रेमवर्क लाया गया है ऑफलाइन डिजिटल पेमेंट के लिए। तो चलिए ठीक है, एक यहाँ पे कानून है जिसे पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट कहते हैं 2007 का। इसके तहत कुछ फ्रेमवर्क लाया गया है। ऑफलाइन पेमेंट कहने का मतलब है कि ट्रांजैक्शंस जिसमें कि आपका इंटरनेट या फिर टेलीकॉम कनेक्टिविटी की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे अगर वीज़ा नाइस की टेस्ट सीरीज परचेज करते हो तो जो हमें पेमेंट देते हो तो वो आपका ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होता है क्योंकि आपको इंटरनेट के बिना आप वो जो है पेमेंट नहीं कर सकते। बट ऑफलाइन कहने का मतलब है जहाँ पे हम लोग इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। इसमें क्या होता है कि कोई भी चैनल है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, जैसे कार्ड वगैरह आप यूज़ करो, वैलेट यूज़ करो, मोबाइल डिवाइस यूज़ करो या फिर कोई और भी कंडीशन जैसे कि पीओएस है, आपका पीएसओ हो गया, पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर हो गया, पेमेंट सिस्टम पार्टिसिपेंट्स हो गए, तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे पेमेंट कर सकते हो। साथ ही ये जो फ्रेमवर्क है इसका एम है कि डिजिटल ट्रांजैक्शन करना रूरल और सेमी अर्बन एरिया में। आप देखो गांव वाले एरिया में आप चले जाओगे तो लोग जो है वो थोड़ा हेजिटेट करते हैं कि कैसे ऑनलाइन पेमेंट करें। सेकंड थिंग है कि उनको पता ही नहीं होता है। थर्ड थिंग है कि डिजिटल लिटरेसी की भी बहुत ज़्यादा कमी है गाँव वाले क्षेत्र में और सेमी अर्बन वाले क्षेत्र में, तो यहाँ पर लोगों को बढ़ावा देना है। तो सबसे पहले क्या है कि अगर वो बिना इंटरनेट के ही इस्तेमाल करके अगर वो ट्रांजेक्शन करते हैं तो धीरे धीरे वो इस पर भी स्विच कर जाएंगे जब एक बार उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। यहाँ पे क्या है कि ऑफलाइन पेमेंट यहाँ पे 200 रुपीज़ पर ट्रांजेक्शन से यहाँ पे और टोटल लिमिट यहाँ पे 2000 रखा गया है कि 2000 तक यहाँ पे वो यहाँ पे ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। ऑफलाइन पेमेंट ट्रांजैक्शन की बात करें तो वो यहाँ पे बिना किसी एडिशनल फैक्टर जो ऑथेंटिकेशन है उसके बिना यहाँ पे ट्रांजैक्शन हो सकता है। बेनिफिट क्या है इस तरीके का ऑफलाइन मोड पेमेंट लाने का? इससे क्या होगा कि रिटेल जो डिजिटल पेमेंट है रिमोट एरिया में वो अनेबल हो पाएगा। वहाँ पे लो स्पीड है, नो इंटरनेट कनेक्शन है तो भी यहाँ पे आपका पेमेंट हो जाएगा। जैसे ग्रामीण क्षेत्र में आप देखो या फिर सेमी अर्बन वाले क्षेत्र में भी देखो, हर जगह इंटरनेट कनेक्शन नहीं होती है, तो जहाँ इंटरनेट कनेक्शन नहीं है वहाँ पे भी इस तरीके का पेमेंट हो सकता है। साथ ही यहाँ पे क्या है कि डिजिटल पेमेंट को अडॉप्ट करना, लोग अभी तक डिजिटल पेमेंट को अडॉप्ट नहीं कर पा रहे ड्यू टू सम हेजिटेशंस, ड्यू टू लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। लेकिन इस तरीके से अगर हो कि इंटरनेट के बिना भी आप पेमेंट कर सको तो ये सारी चीज़ें हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। दिस इज़ अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये आप एसबीआई की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देखो तो उनके द्वारा बताया जा रहा है कि जो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम है ये 13 लाख यूनिट्स को सेव करेगी और 1.5 करोड़ जॉब को यहाँ पे एमएसएमई सेक्टर्स में सेव करेगी। तो आप जानते हो कि मीडियम स्मॉल माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस है जिसमें कि आपका यहाँ पे 40% तक लोगों को यहाँ पे जॉब मिलता है। साथ ही यहाँ पे जो हमारी एक्सपोर्ट होती है, जो 35% तक जो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होती है वो एमएसएमई सेक्टर की होती है। साथ ही हमारे यहाँ जो 30% तक का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो यहाँ पे कंट्रीब्यूट करता है एमएसएमई सेक्टर। सो एमएसएमई सेक्टर इज़ अ मेजर फैक्टर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। तो इसको आप लोग समझिएगा, तो इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। अब ये जो आपका स्कीम लाया गया है ये आत्मनिर्भर भारत पैकेज के ही साथ इसका पार्ट है जिसमें कि फुल्ली गारंटेड और कोलैटरल फ्री यहाँ पे एडिशनल क्रेडिट प्रोवाइड करने की बात की जा रही है। एमएसएमई को, बिजनेस इंटरप्राइजेस को इंडिविजुअल लोन्स देने की बात की जा रही है बिजनेस पर्पसेस के लिए और जो मुद्रा बोरोवर्स है उनके लिए। इवन आप देखो कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट है उनके द्वारा भी ये स्कीम को एक्सटेंड किया गया है जिसमें कि बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ को कवर करने की बात की जाए है। साथ ही ये जो स्कीम है यहाँ पे क्या है कि 100% गारंटी कवरेज दिया जाएगा कुछ मेंबर लेंडिंग इंस्टीट्यूशन को, जैसे कि बैंक हो गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गई, एनबीएफसी है, तो इन सबको यहाँ पे जो है आपका प्रोवाइड किया जाएगा और साथ ही साथ गारंटीड जो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन है वो यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। ओके, डीसीप की बात करें, अगेन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसे कहते हैं डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक है। तो यहाँ पे 3 बैंक को अभी तक डीसीप कैटेगरी में रखा गया है। फर्स्ट वन इज़ एसबीआई, सेकंड वन इज़ आईसीआईसीआई बैंक, थर्ड वन इज़ एचडीएफसी बैंक। तो डीसीप कहने का मतलब होता है कि बैंक जो कि बहुत बड़ा है और टू बिग टू फेल, अगर ये इतना बड़ा है और अगर इसको सही तरीके से हम लोग नहीं मैनेज कर पाए तो ये फेल हो जाएगा, तो काफ़ी नुकसान हो जाएंगे लोगों को भी और हमारे देश को भी, और हमारी इकोनॉमिक सेटबैक भी हो जाएगी।
तो इसके साइज़ के कारण इसको यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है, क्रॉस जुरिस्डिक्शनल एक्टिविटीज़ के कारण कितनी यहाँ पे सही तरीके से ये काम करते हैं। और ऑब्वियसली उस बैंक को यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है DSIP में, जिसका कि GDP का 2% जो है वो यहाँ पे इस ग्रुप का पार्ट है। एज़ पर द फ्रेमवर्क अगर देखें 2015 से, सो सेंट्रल बैंक जो है वो अपना बैंकों के नाम जो है वो डिस्क्लोज करते हैं जो कि DSIP के अंदर वो उसको रखा जाता है। तो 3 बैंक है DSIP का, जो कि है SBI, ICICI बैंक और HDFC बैंक। फाइन। नेक्स्ट है एयरटेल पेमेंट बैंक एज ए शेड्यूल बैंक। अब देखिए दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपका एयरटेल पेमेंट बैंक है जिसको कि कैटेगराइज किया जा रहा है शेड्यूल बैंक जैसा, वो भी RBI के द्वारा ये चीज़ें कही जाती है। अब कोई भी बैंक है जो कि शेड्यूल बैंक है, तो हम लोग शेड्यूल बैंक कहने का क्या मतलब है? देखिए शेड्यूल आपका जो है एक्ट है, RBI एक्ट है, उसके अकॉर्डिंग जो है जितनी भी यहाँ पे काम होती है, जितने भी रूल्स रेगुलेशन है उसको शेड्यूल बैंक जो है फॉलो करते हैं। तो ये आपका RBI के तहत शेड्यूल बैंक आता है। अब ये न्यू ऐड हो गया है एयरटेल पेमेंट बैंक, तो इसको ध्यान रखना है। सारे बैंक जिनको कि सेकंड शेड्यूल में आपका इंक्लूड किया गया है RBI एक्ट 1934, वो सब शेड्यूल बैंक के कैटेगरी में आते हैं सेकंड शेड्यूल में। ये सारे बैंक है, इसमें आपका शेड्यूल कमर्शियल बैंक होते हैं और शेड्यूल कोऑपरेटिव बैंक्स भी आते हैं। फाइन। बेनिफिट क्या है? जैसे एयरटेल पेमेंट बैंक बहुत सालों से चल रहा है, आप लोग भी इस्तेमाल कर रहे होंगे, लेकिन अब इसको अगर शेड्यूल बैंक के कैटेगरी में रख दिया गया है तो उससे क्या बेनिफिट होता है? अब बेनिफिट ये है कि अब यहाँ पे ये जो है लोन वगैरह लेने के लिए भी बैंक रेट से, जैसे RBI से ये बैंक रेट में जो लोन वगैरह लेते हैं उसके लिए एलिजिबल हो गए। सेकंड है कि ऑटोमेटिकली ये एक्वायर कर सकते हैं, यानी कि क्लियरिंग हाउस के मेंबरशिप का, साथ ही रीडिस्काउंट भी कर सकते हैं फर्स्ट क्लास एक्सचेंज बिल का, जो कि RBI से मिलता है इनको। तो ये सारा काम जो है, जो मेजर फैक्टर में काम होते थे, ब्रॉड लेवल पे जो काम होते थे, अब यहाँ पे शेड्यूल बैंक के कैटेगरी में आने से एयरटेल पेमेंट बैंक को यहाँ पे फ़ायदा हो रहा है। नेक्स्ट है इंडिया टू यूज़ सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर टू काउंटर देवास आर्बिट्रेशन केसेस अब्रॉड। तो अभी रिसेंट रूलिंग हुई है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया है कि जो नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल है, इनकी ऑर्डर को यहाँ पे देखते हुए जो देवास मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड है, इनको वाइंड अप किया जाए, इनको बंद किया जाए। इससे पहले 2005 की एग्रीमेंट थी जो कि एंट्रिक्स है, एक कमर्शियल आर्म था इसरो का, जिनके जो भी एग्री हुए थे कि हाँ यहाँ बिल्ड करेंगे, लॉन्च करेंगे, ऑपरेट करेंगे 2 सैटेलाइट और लीज आउट करेंगे जो 90% सैटेलाइट की ट्रांसपोंडर कैपेसिटी है, वो भी देवास को। तो इनको बंद करने के लिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? अब इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन के बारे में समझिए। इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या होता है कि जो इंटरनेशनल कमर्शियल और बिजनेस डिस्प्यूट है उसको सेटलमेंट करने के लिए इस तरीके का इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन बनाई जाती है, जिससे कि यहाँ पे ट्रेड और जो इन्वेस्टमेंट है आर्बिट्रेटर्स के द्वारा इसको यहाँ पे सपोर्ट किया जाए। इसमें क्या होता है ना कि प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक क्या है, जो आर्बिट्रेशन होते हैं वो कंसेशनल होनी चाहिए, पार्टीज़ हो जो कि यहाँ पे आर्बिट्रेटर को से यहाँ पे चूज़ करे। एक आर्बिट्रेटर का काम यही है कि 2 पार्टीज़ के बीच में अगर डिस्प्यूट है तो उसको रिजॉल्व कर सके। आर्बिट्रेशन जो है ये कॉन्फिडेंशियल प्रोसीजर है और जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के द्वारा जो डिसीजन लिया जाता है वो फाइनल होता है और इसको इन्फोर्स में लाना ईजी होता है। इसी के थ्रू आप देखो कि आर्बिट्रेशन अवार्ड भी है जो कि बहुत ही ज़्यादा वाइडली है, रीडली इन्फोर्सेबल भी है, क्योंकि कन्वेंशन ऑन रिकॉग्निशन एंड इन्फोर्समेंट ऑफ फॉरेन आर्बिट्रल अवार्ड है, न्यूयॉर्क कन्वेंशन कहते हैं, इसके थ्रू ये काम करता है। ओके, तो ये चीज़ समझिए। एक्चुअली अभी हुआ क्या ना कि ये जो देवास को यहाँ पे कहा जा रहा है, एक सेकेंड, ये जो यहाँ पे आपका है, एक सेकेंड, देवास मल्टीमीडिया जो प्राइवेट लिमिटेड है, इसको वाइंडिंग अप करने का ऑर्डर जो दिया जा रहा है वो इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि देखिए देवास जो है वो चैलेंज्ड हुआ था, इनका डिसीजन, वो भी 3 मल्टीपल इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में। कहाँ इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, इंडिया जर्मनी बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी में और इंडिया मॉरिशस BIT में। तो इन तीनों में इंडिया जो है अपनी यहाँ पे जो तीनों डिस्प्यूट थी वो हम लोग हार चुके हैं। अब डिस्प्यूट हारे हैं तो इट मीन्स कि हमें जो है यहाँ पे डैमेजेस को पे करना होगा पेनाल्टी के फॉर्म में। तो वी हैव टू पे $USD का 1.2 बिलियन। तो आप समझ सकते हो कि 3 डिस्प्यूट में हम लोग हारे, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब इसको बंद करो। तो ये काम चल रही है। अब इंडिया में आर्बिट्रेशन के बारे में अगर हम लोग बात करें कि 2 पार्टी के बीच में अगर डिस्प्यूट हो जाती है, 2 कंपनी के बीच में डिस्प्यूट हो जाती है, तो कोर्ट जाने से पहले आप लोग आपस में सलाह मशवरा कर लो, उसके लिए आर्बिट्रेटर्स होते हैं। तो हमारे यहाँ बाकायदा कानून भी है, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 का, और 1985 के अगर हम लोग इसके बेसिस पे देखें, जो कि है यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ मॉडल लॉ, जो कि इसके बेसिस पे काम होता है। आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया भी है, जो कि आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 2019 का जब अमेंडमेंट किया गया था तो इसके थ्रू आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया को इस्टेब्लिश की गई थी। अब ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो कि आर्बिट्रेशन को प्रमोट करते हैं, तो ये किसी के अधीनस्थ होकर काम नहीं करते हैं, दिस इज़ एन इंडिपेंडेंट बॉडी, तो इसको ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट है इंडिया ऑन ट्रैक टू सरपास चाइना एज थर्ड लार्जेस्ट इथेनॉल कंज्यूमर बाय 2026। अब ये जो रिपोर्ट निकल कर आई है ये इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा ये रिपोर्ट निकल कर आया है। इनका कहना है कि जो इथेनॉल डिमांड है इंडिया में वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, इवन 3 टाइम्स यहाँ पे बढ़ चुके हैं अगर 2017 से 2021 के बीच में देखें तो। इट मीन्स कि कंजप्शंस जो है वो 3 करोड़ लीटर्स तक एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि लास्ट कैलेंडर ईयर के बेसिस पे यहाँ पे आपका हमारा बढ़ चुका है। सो बेसिकली व्हाट इज़ इथेनॉल? इथेनॉल इज़ ए रिन्यूएबल फ्यूल जो कि बहुत सारे प्लांट मटेरियल से ये बनाया जाता है जिसे हम लोग बायोमास कहते हैं। ओके और साथ ही ये बहुत ही क्लियर होता है, कलरलेस लिक्विड है जिसमें कि हायर ऑक्टेन नंबर है जो गैसोलीन से भी ज़्यादा होता है और ये एक अच्छा ब्लेंडिंग प्रॉपर्टीज़ प्रोवाइड करते हैं। तो कई बार ये कहा जा रहा है ना, आप लोग देख रहे हो कि हमारी जो इथेनॉल ब्लेंडिंग जो स्कीम लाई गई है वो भी स्कीम ये काम कर रही है जिसमें कि हम लोग पेट्रोल में डीजल में इथेनॉल ब्लेंड कर रहे हैं जिससे कि जो बहुत ज़्यादा हाई इमिशन हो रहा है पेट्रोल और डीजल से वो कम हो सके। साथ ही अगर हम लोग यहाँ पे ऑक्टेन नंबर देखें, सो व्हाट इज़ ऑक्टेन नंबर? ऑक्टेन नंबर एक मेजरमेंट है कि क्वालिटी ऑफ गैसोलीन का। इट मीन्स कि कितना ऑक्टेन नंबर है तो उससे यहाँ पे गैसोलीन की क्वालिटी पता चलता है। तो इथेनॉल में हाई ऑक्टेन नंबर है, इट मीन्स कि इथेनॉल की जो यहाँ पे क्वालिटी है वो हायर है और बेटर फ्यूल बर्न है। ओके इंडिया में आप देखो तो हम लोग यहाँ पे कार्बन न्यूट्रल बन रहे हैं और कहा जा रहा है कि तो 2017 तक हम लोग एकदम कार्बन न्यूट्रल बन जाएंगे। तो इसलिए हमारी जो टारगेट है वो 2030 तक है कि 20% हमें इथेनॉल ब्लेंडिंग करनी है एंड 2022 तक का जो टारगेट है वो 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे टारगेट्स आपको याद रखनी है। साथ ही साथ अगर आप लोग देखो तो हम लोग यहाँ पे ऑन ट्रैक भी है कि 10% का जो ब्लेंडिंग है वो इस साल तक हम लोग इसको अचीव कर लेंगे। इथेनॉल ब्लेंडिंग के बारे में हम लोग इतना बात कर रहे हैं तो इसका क्या फ़ायदा है? इससे होता है कि हम लोग ऑयल इंपोर्ट्स जो है वो हमारा कम हो जाएगा। हम लोग इतना ज़्यादा जो है ऑयल वगैरह इंपोर्ट कराते हैं इराक, यूएस और सऊदी अरेबिया, रशिया ये सब से, तो वो नहीं कराना होगा हमें। हमारा एयर पॉल्यूशन जो है वो कट डाउन हो जाएगा। साथ ही आप देखो कि एक बेटर इकोनॉमिक और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है फार्मर्स के लिए कि वो यहाँ पे एक अदर काम भी कर पाएंगे, इथेनॉल ब्लेंडिंग का काम भी। चैलेंजेस क्या है कि व्हीकल के लिए कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए। जैसे हम लोग बात तो कर रहे हैं कि चलो ठीक है पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग करेंगे, बट क्या ये सूटेबल है उस तरीके की हमारी व्हीकल है? सेकंड है कि ग्रीन हाउस गैस और सस्टेनेबिलिटी क्राइटेरिया जो है उसको यहाँ पे मेंटेन कर पाना लिटिल बिट डिफ़िकल्ट होगा। फीड स्टॉक अवेबिलिटी की यहाँ पे बात की जा रही है और इंसेंटिव्स की बात की जा रही है कि इसको मेंटेन करना होगा, वो भी राइट लेवल पे। अब हमारे देश में भी आपको पता है कि हम लोग यहाँ पे एक तो गैस बेस्ड इकॉनमी पे बात कर रहे हैं, सेकंड हम लोग इथेनॉल इकॉनमी पे बात कर रहे हैं। तो क्या क्या स्टेप्स लिया जा रहा है जिससे कि हम लोग अपने देश में इथेनॉल इकॉनमी को यहाँ पे प्रमोट कर सके? तो एक गारंटीड प्राइस पर लीटर यहाँ पे इथेनॉल को दिया जा रहा है अकॉर्डिंग टू द फीड स्टॉक। देन यहाँ पे एक फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करने की बात की जा रही है, इस्टेब्लिश करने की बात की जा रही है जितने भी न्यू इथेनॉल कैपेसिटी है। साथ ही प्लान करना होगा कि एक फ्लेक्स फ्यूल जो यहाँ पे व्हीकल है उसको मैंडेट करे। फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल कहने का मतलब है कि आज की डेट में आप देखो कि जो पेट्रोल व्हीकल होते हैं, 4 व्हीलर होते हैं या फिर यहाँ पे आपका डीजल 4 व्हीकल होते हैं, तो उसमें आप लोग सीएनजी किट भी लगा सकते हो। तो कभी आप चाहो तो सीएनजी पे भी कार आप ड्राइव कर सकते हो और कभी आपको लगता है तो पेट्रोल पे स्विच करके आप लोग कार ड्राइव कर सकते हो। इट मीन्स कि ऐसी फ्यूल की हमें ज़रूरत है अब जो कि यहाँ पे सब तरीके के पेट्रोल को, डीजल को, सीएनजी को ये आपका उसको समझ सके, मतलब कि उसमें ऑपरेट हो सके। फाइन। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल रिलीज ऑपरेशनल गाइडलाइंस फॉर एन पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल। तो इसको पीएम मित्र है, तो इसके लिए आप देखो पीएम मित्र जो पार्क स्कीम है इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ जो टेक्सटाइल है उनके द्वारा यहाँ पे गाइडलाइंस रिलीज़ की गई है। इनके गाइडलाइंस के हिसाब से देखें तो जो पार्क्स है इसमें आपका 5 मैट्रिक्स में इसको सेलेक्ट किया जा रहा है। कनेक्टिविटी है, कनेक्टिविटी होना चाहिए साइट्स में, एग्जिस्टिंग इकोसिस्टम होनी चाहिए टेक्सटाइल के लिए, अवेबिलिटी है यूटिलिटी सर्विस का, साथ ही स्टेट इंडस्ट्रियल होनी चाहिए, टेक्सटाइल पॉलिसी है, इन्वायरमेंटल और सोशल इम्पैक्ट पे यहाँ पे ध्यान दिया जाएगा। कमिंग टू द पॉइंट कि पीएम मित्रा है क्या? पीएम मित्रा का एम है कि एक इंटीग्रेटेड लार्ज स्केल और मॉडर्न इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ जो है वो यहाँ पे डेवलप करना है फॉर इंटायर वैल्यू चेन के लिए, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के लिए है। यहाँ पे क्या है कि इंडिया को हेल्प मिलेगा कि जिससे कि हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो हमारा गोल नंबर 9 है जिसमें बात की जाती है कि बिल्ड रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रमोट सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड फॉस्टर इनोवेशन। तो इनोवेशन की जो बात की जाती है अंडर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 9, तो वो उसमें हम लोग जो है अपने आप को डेवलप करने में ये हेल्प हो पाएगा थ्रू पीएम मित्रा। देन यहाँ पे क्या है कि लॉजिस्टिक कॉस्ट वगैरह जो होती है, सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है, तो उसमें भी आप देखो कि कॉस्ट यहाँ पे कम होगा। अदर गवर्नमेंट इनिशिएटिव देखें जो कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री को यहाँ पे प्रमोट करने के लिए,
तो 100% FDI दिया गया है यहाँ पे ऑटोमेटिक रूट से। देखिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, इट मीन्स कि फॉरेन की कंपनी या फॉरेन इन्वेस्टर्स अगर चाहते हैं तो हमारे किसी सेक्टर में आके इन्वेस्ट कर सकते हैं, पैसा लगा सकते हैं। तो इनके पास दो रूट होता है, एक होता है ऑटोमेटिक रूट और दूसरी होती है गवर्नमेंट रूट। ऑटोमेटिक रूट में क्या होता है कि यहाँ पे गवर्नमेंट की अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं होती है, बट इन गवर्नमेंट रूट उनको यहाँ पे गवर्नमेंट की अप्रूवल लेने की ज़रूरत होती है। तो 100% FDI है, वो भी इस सेक्टर्स में ऑटोमेटिक रूट से। साथ ही अमेंडेड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम है, नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन है, और जो वो है आप देखो कि PLI स्कीम भी है टेक्सटाइल के लिए। इट मीन्स कि जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा उतना ज़्यादा सरकार जो है इंसेंटिव्स देंगे पैसे के फॉर्म में यहाँ पे कंपनीज़ को, और इस इंडस्ट्रीज़ को जो है वो हेल्प करेंगे। इंडियन टेक्सटाइल की अगर हम लोग बात करें तो आप देखो कि यहाँ पे रोज़गार बहुत ज़्यादा है, 4.5 करोड़ तक वर्कर्स जो है वो यहाँ पे इंक्लूड है, और इंडस्ट्री है जिसमें कि 7% इंडस्ट्री आउटपुट भी है। इंडियन टेक्सटाइल और एपरल इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो यहाँ पे 2% ये GDP का है, 12% एक्सपोर्ट अर्निंग है, यानी कि हम लोग यहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जो एक्सपोर्ट करते हैं उससे हमारी अर्निंग जो है वो 12% तक होती है, और ग्लोबल ट्रेड में हमारा 5% का कॉन्ट्रीब्यूशन है। फाइन। नेक्स्ट है काबिल, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंदर में है, और ये इंगेज कर रहे हैं विद कंट्रीज़ फॉर एक्सप्लोरिंग पॉसिबिलिटीज़ ऑफ मिनरल एसेट एक्विजिशन अब्रॉड। चलिए अगर काबिल की बात करें, सो दिस इज़ खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड। ये एक जॉइंट वेंचर कंपनी है जो कि यहाँ पे 3 सेंट्रल जो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज है उसके साथ ये पार्टिसिपेट करके बनाया गया है, जिसमें कि आपका नाल्को है, SCL है, और यहाँ पे मिनरल एक्सप्लोरेशन कंट्री लिमिटेड है। काबिल की बात करें तो एक्चुअली यहाँ पे क्या है ना कि आइडेंटिफाई करने के लिए और जो ओवरसीज़ मिनरल एसेट है उनको यहाँ पे एक्वायर करने के लिए लाया गया है। जैसे हमारा लिथियम है, कोबाल्ट है, निकेल है, कॉपर है, तो इन सबको यहाँ पे जो है एक्वायर करने के लिए और ये सारे मिनरल एसेट को यहाँ पे रखने के लिए बनाया गया है। काबिल ऑलरेडी दूसरे कंट्रीज़ के साथ इंगेज किए हुए, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, अर्जेंटीना है, बोलीविया है और चाइल है। इस इनिशिएटिव से क्या होगा कि हमारी जो मिनरल सिक्योरिटी है वो इंश्योर हो पाएगी और हम लोग यहाँ पे आत्मनिर्भर बन पाएंगे, ठीक है, क्रिटिकल और स्ट्रैटेजिक मिनरल्स वाले एरिया में। साथ ही अगर हम लोग देखें क्रिटिकल और स्ट्रैटेजिक मिनरल्स की अगर हम लोग बात करें तो एक मिनरल जिनको क्रिटिकल कहा जा रहा है तो इट मीन्स कि हाई रिस्क है उनका सप्लाई शॉर्टेज का। क्रिटिकल कहने का मतलब है कि वैसे धातु, वैसे पदार्थ, वैसे मिनरल्स जो कि अब आगे आने वाले सालों में इन फ्यूचर उनकी जो है अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। साथ ही अगर हम लोग बात करें कि इस तरीके के मिनरल्स की अवेलेबिलिटी की क्या इशू है, तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स ग्लोबल सप्लाई चेन है, सप्लाई रिस्क आपको देखने को मिलेगा क्योंकि डोमेस्टिक फैक्टर भी है, लोग जो है अपने देश में इसको यूज़ करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको एक्सपोर्ट करना मुश्किल हो जाता है, दूसरे देश में यहाँ पे पहुँचाना मुश्किल हो जाता है। अब क्रिटिकल मिनरल्स और स्ट्रैटेजिक मिनरल्स का आप लोग नाम भी देख लो, जिससे कि अगर ये आपका जो पूछने के लिए आ जाता है प्रीलिम्स में क्वेश्चन कि इनमें से कौन सी फॉलोइंग है जो कि क्रिटिकल मिनरल्स के कैटेगरी में आते हैं और कौन सी फॉलोइंग है जो कि स्ट्रैटेजिक मिनरल्स के कैटेगरी में आते हैं। क्रिटिकल कहने का मतलब है कि दीज आर द मिनरल्स जो कि अपकमिंग फ्यूचर में ये अब इनकी अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। तो बेरिलियम है, जर्मेनियम है, रेयर अर्थ है, इट मीन्स कि हेवी एंड लाइट हो सकता है, रियनम है, टैंटलम है, ग्रेफाइट है एंड जिंकोनियम है, क्रोमियम है, लाइमस्टोन, नियोबियम और सिलिकॉन और स्ट्रॉन्शियम। तो ये आपको ध्यान रखना है। स्ट्रैटेजिक मिनरल्स की बात करें तो इतने सारे स्ट्रैटेजिक्स है, तो ध्यान रखिएगा ये आपका क्रिटिकल मिनरल्स, उसके अलावा जो भी होता है वो स्ट्रैटेजिक्स में आ जाएगा। फाइन। यहाँ पे लास्ट है अमेरिका कम्पीट्स एक्ट है। एक्चुअली ये क्या है कि US ने के द्वारा यहाँ पे अनवील किया गया कि उनका एक यहाँ पे एक्ट लाया गया है, ठीक है, इंडिया अमेरिका कॉम्पीट्स एक्ट है। इसका पर्पस है कि यहाँ पे जो फॉरेन नेशनल्स है विथ ओनरशिप इंटरेस्ट जो कि स्टार्टअप एंटिटीज़ में है तो वो सेल्फ यहाँ पे पिटीशन दे सकते हैं और W1 नॉन इमिग्रेंट्स के कैटेगरी में उनको रखा जा सकता है। ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इससे क्या होगा ना कि US में जो इंडियन टैलेंट है उनके लिए अपॉर्चुनिटी है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा काम कर पाएंगे और स्किल्ड वर्कर्स के लिए भी यहाँ पे बेटर अपॉर्चुनिटी है कि वो इस तरीके से स्टार्टअप्स में अगर अपने आप को इंगेज करना चाहे तो वो कर सकते हैं। तो अमेरिका की जो कॉम्पीट इस एक्ट है, ये इस तरीके का जो कानून लाया जा रहा है, इससे हमारे जो इंडियंस US में रहते हैं उनके लिए बेनिफिट है। ओके, सो गाइज दिस इज़ ऑल अबाउट हमारी इकोनॉमिक लेसन। यहाँ पे सारी टॉपिक्स हमारी कवर हो गई है। अब हम लोग धीरे धीरे करके यहाँ पे सारे टॉपिक्स को कवर कर लेंगे। आई होप कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। अब ज़्यादा टाइम नहीं है UPSC प्रीलिम्स के लिए, तो इसी तरीके से अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, जितनी भी मैगजीन्स है उसको रीड आउट करते रहिए और टेस्ट सीरीज़ आपको टाइम टू टाइम मिलते ही रहेगा। तो मिलती हूँ कल इसी टाइम पर। आज के लिए बस इतनी। थैंक यू।